नीड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स और ह्यूमंस अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ह्यूमंस क्रॉप को ग्रो और कल्टीवेट करते हैं। Humans cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. This is called agriculture. सेम काइंड के प्लांट को लार्ज स्केल पर ग्रो और कल्टीवेट करना क्रॉप कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप आर क्रॉप ऑफ wheat, क्रॉप ऑफ cereals, क्रॉप ऑफ vegetables, क्रॉप ऑफ फ्रूट्स। क्रॉप्स मेनली टू टाइप्स की होती हैं, खरीफ क्रॉप एंड Kharif crop are sown in rainy season between June to September. Examples are paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. Paddy requires lot of water, therefore paddy is grown only in rainy season. Rabi crop are sown in winter season from October to March. Examples of Rabi crop are wheat, gram, pea, mustard and linseed. क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए फार्मर्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। दीज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग सीड्स, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स harvesting the crop, seventh storage of food grains. Now we will study about these activities one by one. Preparation of soil में soil को लूज और टर्न करते हैं। soil को लूज और टर्न करने के लिए प्लग या कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। soil को लूज और टर्न करने से न्यूट्रिएंट soil टॉप पर आ जाती है। लूज soil में रूट्स इजीली ब्रीथ करती है और सॉइल में अंदर तक जाकर वहां से वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। अर्थवर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ लूज सॉइल में अच्छी होती है। अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। सॉइल को लेबल करने के लिए लेबलर या प्लैंक का यूज किया जाता है। Sowing seed is another important agricultural activity. Before sowing, good quality seeds को सेलेक्ट करना पड़ता है। Good quality seed clean और healthy होते हैं। Farmers good quality seed इसलिए यूज करता है जिससे हार्वेस्टिंग के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्ट मिल सके। अब एक एक्टिविटी के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे कलेक्शन ऑफ सीड से गुड और हेल्दी सीड फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक ग्लास लेंगे, उसमें पानी भर देंगे, फिर उस पानी में सीड्स डालकर अच्छी तरह मिला देंगे एंड वेट फॉर सम टाइम। सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर एंड सम सीड्स सिंक इन वाटर। डैमेज सीड्स हैलो हो जाते हैं और लाइट वेट हो जाते हैं, जिससे डैमेज सीड वाटर पर फ्लोट करते हैं। हेल्दी सीड बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। सोइंग के लिए मेनली टू टाइप्स के टूल्स का यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल फनल शेप का होता है। सीड्स को फनल में भर देते हैं और सीड्स पाइप के थ्रू सॉइल में प्लेस कर दिए जाते। सीड ड्रिल को मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग भी बोलते हैं। सीड ड्रिल सीड्स को यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ पर शो करता है। सीड्स को सॉइल से कवर कर देता है, जिससे वर्ड्स सीड्स को डैमेज नहीं कर पाती है। सीड ड्रिल फास्ट वर्क करता है, जिससे टाइम और लेबर कॉस्ट कम लगती है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्सरी। कुछ प्लांट के सीड्स को नर्सरी में ग्रो करते हैं और स्मॉल प्लांट्स को मैन्युअली फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पैडी के सीड्स को पहले स्मॉल प्लांट में ग्रो करते हैं, फिर मैन्युअली फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसी तरह से कुछ फॉरेस्ट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट को भी नर्सरी में ग्रो करते हैं।
कुछ फैक्टर्स सीड की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीड के बीच अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे सीड को ग्रोथ के लिए सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिल सके। प्लांट्स की ओवरक्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए, और अगर ओवरक्राउडिंग है तो ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए कभी कभी कुछ प्लांट्स को रिमूव कर देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाई वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू सॉइल। लगातार क्रॉप को ग्रो करने से सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। उन्हीं न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए हम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। क्रॉप की हेल्थी ग्रोथ के लिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड होने वाले सब्सटेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है। मैन्योर के यूज से सॉइल टेक्सचर और सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मैन्योर के यूज से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है। न्यूट्रिएंट की कमी से क्रॉप प्लांट वीक रहते हैं, इसीलिए फील्ड्स में टाइम टू टाइम मैन्योरिंग करनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। फर्टिलाइजर्स के यूज से वीट, पैडी और मेज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फर्टिलाइजर्स को यूज करने से कुछ नुकसान भी होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज करने से सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स के यूज से वाटर पोल्यूशन भी होता है। There are some advantages of using manure over fertilizers. मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। मैन्योर इको फ्रेंडली होते हैं। मैन्योर के यूज से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। मैन्योर प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनते हैं और वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। मैन्योर अर्थवार्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ को इन्हेंस करता है जिससे सॉइल में एरिएशन इंक्रीज होता है। मैन्योर के यूज से फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और वाटर पोल्यूशन भी नहीं होता है। मैन्योर के यूज से सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मैन्योर सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। हेंस फार्मर्स हैव टू यूज मैन्योर इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्रॉप रोटेशन इज डन टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रॉप रोटेशन टेक्निक का यूज फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए अल्टरनेटिवली डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्रॉप रोटेशन में फार्मर्स एक सीजन में लेग्यूम्स ग्रो करते हैं और दूसरी सीजन में व्हीट। लेग्यूम्स प्लांट के नोडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। नाइट्रोजन सॉइल फर्टिलिटी का मेन कंपोनेंट है। इरिगेशन इज डन फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट की रूट्स वाटर के साथ सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उनको प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सभी लिविंग बींग्स के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह प्लांट और प्लांट के पार्ट्स जैसे फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट होता है। प्लांट में 90% वाटर होता है। सीड की जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है। ड्राई कंडीशंस में सीड जर्मिनेट नहीं होता है। न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व होकर रूट्स के थ्रू प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से बचाता है। दैट्स व्हाई इरिगेशन ऑफ क्रॉप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Supply of water to crops at different intervals is called irrigation. Sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, season to
सीजन। समर में इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन रेट ज़्यादा होने के कारण समर में ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है। क्रॉप के हेल्थी ग्रोथ और सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए रेगुलरली इरिगेशन करना चाहिए। There are two methods of irrigation, that is traditional method of irrigation and modern method of irrigation. In traditional method of irrigation, water available in wells, lakes and canals is used. In this method, cattle or humans are used to run the water. This method is cheaper but less efficient. Examples of traditional methods of irrigation are mode, chain pump, Deckley and Rahat. There are two methods of modern irrigation. These are sprinkler system and drip system. Sprinkler system is used for uneven land where sufficient water is not available. स्प्रिंकलर सिस्टम में रोटेटिंग नोजल से वाटर क्रॉप के ऊपर छिड़का जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज मेनली सैंडी सॉइल में किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में वाटर पाइप से फ्लो होता है और बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट पर गिरता है। ड्रिप इरिगेशन के यूज से वाटर बर्बाद नहीं होता है। जिन रीजन में पानी की कमी होती है वहां के लिए ड्रिप इरिगेशन टेक्निक एक वरदान साबित हुई है। बीट्स अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। बीट्स क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और हार्वेस्टिंग के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ बीट प्लांट्स ह्यूमन और एनिमल्स के लिए पॉइजनस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स, मींस हम अपनी क्रॉप को बीट्स से कैसे सुरक्षित करें। बीट्स को रिमूव करने का प्रोसेस वीडिंग कहलाता है। बीट्स को फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करने से पहले रिमूव कर देना चाहिए, नहीं तो इनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बीट्स को रिमूव करने के टू मेथड्स होते हैं, मैनुअल रिमूवल ऑफ बीट्स एंड स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स। वीड्स को मैनुअली रिमूव करने के लिए या तो वीड्स को जड़ से उखाड़ देते हैं या जड़ से काट देते हैं। वीडिसाइड्स केमिकल्स होते हैं जिनके स्प्रे करने से क्रॉप में जो भी वीड्स होते हैं वो सूख जाते हैं। वीडिसाइड्स फार्मर्स की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, इसलिए वीडिसाइड्स को स्प्रे करने से पहले माउथ और नोज को ढक लेना चाहिए। जब क्रॉप पककर तैयार हो जाती है तो फार्मर्स उसको काट लेते हैं। सो कटिंग ऑफ क्रॉप्स एट मैच्योरिटी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्रॉप को ग्राउंड के पास से काट लिया जाता है। क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। क्रॉप को हार्वेस्ट करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन मैनुअल हार्वेस्टिंग, सेकेंड इज हार्वेस्टिंग बाय मशीन लाइक हार्वेस्टर और कंबाइन। मैनुअल हार्वेस्टिंग में मैच्योर क्रॉप को काटने के लिए सिकल का यूज किया जाता है। मशीन से मैच्योर क्रॉप को काटने के लिए हार्वेस्टर और कंबाइन का यूज किया जाता है। क्रॉप को काटने के बाद थ्रेसिंग और विनोइंग से सीड ग्रेन को चाप से सेपरेट कर लेते हैं। फील्ड में बचे स्टफ को फार्मर्स जला देते हैं। स्टफ को जलाना नहीं चाहिए, इससे धुआं निकलता है और एयर पोल्यूशन करता है। सीड ग्रेन्स को चाप से अलग करने के बाद ग्रेन्स को धूप में सुखाकर स्टोर कर लिया जाता है, जिससे ग्रेन्स को हम फ्यूचर में यूज कर सकें। फ्रेश क्रॉप ग्रेन्स में मॉइस्चर होता है और ग्रेन को मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ रखना चाहिए। मॉइस्चर रिड्यूस करने के लिए हम ग्रेन्स को धूप में सुखाते हैं, जिससे पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय ना कर सकें। क्रॉप ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जूट बैग्स, मेटेलिक बिन्स, सिलोज और ग्रेनरीज का यूज किया जाता है। स्टोर्ड फूड ग्रेन्स में कुछ ड्राइड नीम लीव्स भी डाल देते हैं, जिससे पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड ग्रेन्स पर अटैक नहीं करते हैं। Thanks for watching this video. If you find this helpful, then like and subscribe the channel for upcoming videos.